दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 59। माबेर मैमल के रूम में आया तो वो गहरी नींद सो रही थी। शुक्र था कि उसे इस वाक़ये का कुछ इल्म नहीं हुआ था, वरना उसे संभालना और भी मुश्किल हो जाता। वो मुस्कुराते हुए उसके करीब आया। तकिए पर बाल बिखरे हुए थे, एक हाथ पेट पर जबकि एक हाथ गाल के नीचे रखे वो गहरी नींद में थी। अपनी गुड़िया उसे जान से भी ज़्यादा प्यारी थी। उसके करीब बैठते उसने उसके बाल समेटे और उसके माथे पर बोसा दिया। मेरा बेटा आजकल बहुत मसरूफ़ हो गया है और मैं भी, इसीलिए तो अपनी गुड़िया से मिल भी नहीं सकता। वो उसका हाथ होंठों से लगाते बोला, इसीलिए आपकी गुड़िया आपसे नाराज़ है। वो बंद आंखों से बोली तो माबेर ने हैरानगी से उसे देखा। मैमल, तुम जाग रही हो गुड़िया? आपकी आहट से ही जाग गई थी। वो उठकर उसके कंधे पर सर रखते अपनी बाहें उसके गिर्द बांधते बोली, और मेरी गुड़िया मुझसे नाराज़ क्यों है? वो उसे अपने हसार में लेते बोला, आप दोनों के पास मेरे लिए टाइम ही नहीं है। कई दिनों से आपसे मिली भी नहीं हूँ, और ऊपर से आपने मेरा हॉस्पिटल भी वो चुना जो घर से इतना दूर है। तो मेरी जान, वो हॉस्पिटल शहर का बेस्ट हॉस्पिटल है, इसीलिए वो चुना। लेकिन जब तुम्हारी हाउस जॉब कंप्लीट हो जाएगी तो यही हॉस्पिटल बनवा दूंगा अपने बेटे को। वो उसका सर चूमते प्यार से बोला, आप अभी तक क्यों जाग रहे हैं? सोए क्यों नहीं हैं? वो अपनी बंद होती आंखों से उसे देखते बोली, बाहर था, अभी वापस आया हूँ तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। उसने सफ़ा का उसे नहीं बताया था, वरना वो और भी परेशान हो जाती। रात के 2 बज रहे हैं, आप भी सो जाएं भाई। वो घड़ी देखते बोली तो माबेर उसका सर चूमते उठ खड़ा हुआ। ओके, तुम भी सो जाओ, अब काफ़ी रात हो गई है। उसे बेड पर सुलाते उस पर कंबल डालते लाइट्स ऑफ किए और कमरे से बाहर चला गया। वो मैमल के कमरे से अपने कमरे में आया तो एक बार फिर जैन मरवा की तरफ चला गया। उसका मैसेज पढ़कर भी उसने कोई एक्शन नहीं लिया था, बल्कि उसने तो मरवा को भी कोई तसल्ली नहीं दी थी। लेकिन एक नाम उसके जहन में अटक गया था और वो था अरहम दुरानी। एक पुरअसरार मुस्कुराहट लिए वो आंखें मौंद गया। अब ये मुस्कुराहट किस लिए थी और किसके लिए थी, ये तो आगे पता चलना था। वो अभी अभी यूनी से वापस आई थी। चेंज करके वो बाहर आई तो सामने ही ताहिर और नुसरत बेगम उसका वेट कर रहे थे। उन्हें यूँ अपने कमरे में देखकर उसका दिल ज़ोर से धड़का था। वो जानती तो थी कि वो क्यों आए हैं, लेकिन दिल से एक ही दुआ निकली थी कि वो रिश्ते की बात ना करें। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है। आओ मरवा, मेरा बच्चा कैसा है? ताहिर साहब उसे पास बुलाते बोले तो मेरा बच्चा सुनकर उसे एम के शिद्दत से याद आया था। वो बमशक्ल मुस्कुराते बाबा के पास जा बैठी। मरवा, उस दिन रज़ा दुरानी आए थे अपनी फैमिली के साथ, तुम जानती हो ना उनके आने का मकसद? जी बाबा, वो धीमे से बोली। असल में दाजान और हम सबको ये रिश्ता बहुत पसंद आया है। सबकी दिली ख्वाहिश है कि तुम्हारा रिश्ता दुरानी फैमिली में हो। वो मेरा बचपन का दोस्त है, अच्छे लोग हैं, वो दे के बाले भी हैं, अपना बिजनेस है। माशाल्लाह से तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। हम सब चाहते हैं कि तुम्हारा रिश्ता वहाँ हो, लेकिन आखिरी फ़ैसला तो तुम्हारा ही होगा। तुम्हारी मर्ज़ी के बगैर तो हम कुछ नहीं कह सकते। सफ़ा ने अपनी पसंद का इजहार किया था और हमने उसकी पसंद का एहतराम किया। अगर तुमने किसी को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पर सोच रखा है तो हमें बता सकती हो बच्चे। बाबा चुप हुए तो वो काफ़ी देर तक चुपचाप बैठी रही। मरवा बेटा, बाबा कुछ पूछ रहे हैं, नुसरत ने उसके कंधे पर हाथ रखते कहा। मुझे कोई इतराज़ नहीं है बाबा, आपको और बाकी सबको ये रिश्ता अच्छा लगा है तो मेरी तरफ से हाँ है। ये सब उसने किस दिल से बोला था सिर्फ वही जानती थी, जबकि एम के उसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं था। जब वो उसकी किसी मैसेज या कॉल का जवाब ही नहीं दे रहा था, जो उसे कोई उम्मीद ही नहीं दिला रहा था, तो उसके पास इस रिश्ते के लिए हाँ करने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था। उसके घर वाले इस रिश्ते से जब खुश थे, उसके माँ बाप खुश थे, तो वो क्यों उनकी खुशी का मान न रखती। खुश रहो मेरी जान, हमेशा सुखी रहो, कभी कोई गम ना हो तुम्हें मेरी जान। ताहिर साहब उसे सीने से लगाते बोले। पर बाबा,
पर बाबा मेरी एक शर्त है। वो बोली तो वो दोनों परेशान हुए। कैसी शर्त बेटा? बाबा बेशक आप ये रिश्ता कर दे, लेकिन शादी मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद होगी। 2 साल तक मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। ओह, ये तो कोई मसला नहीं है, मैं रज़ा से बात कर लूँगा और शादी तभी होगी जब तुम चाहोगी। वो दोनों तो परेशान हो गए थे कि न जाने उसकी क्या शर्त होगी। वो दोनों मुतमईन होते उसके कमरे से चले गए। उसकी वजह से उसके घर वालों को इतनी बड़ी खुशी मिल रही थी तो उसे और कुछ भी नहीं चाहिए था। साथ मीटिंग ख़त्म करते सीधा घर आया था, क्योंकि अक्सा ने उसे कॉल की थी जिसमें वो मुसलसल रो रही थी और बस एक ही बात बोले जा रही थी कि जल्दी घर आए। वो रैश ड्राइविंग करते घर पहुंचा था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही वो रोते हुए बेटे को कंधे से लगाए उसे तपतपा रही थी और साथ साथ खुद भी रो रही थी। सदीक़ा बेगम अपनी नंद के घर दूसरे शहर गई हुई थी, इसलिए वो अकेली संभालती थी अली को। लेकिन आज हद हो गई थी, वो मुसलसल रोए जा रहा था। क्या हुआ मेरा, क्या हुआ मेरी जान? वो कोट सोफे पर फेंकता जल्दी से उन दोनों के पास आया। साद, ये सुबह से रोए जा रहा है, चुप ही नहीं हो रहा। उठा उठा कर मेरे बाजू में जान ही नहीं है। वो अली उसे पकड़ाते खुद बेड पर बैठ कर रोने लगी। अक्सा मेरी जान, तुम चुप करो, मुझे लगता है इसके पेट में दर्द है, मैं डॉक्टर से पूछता हूँ, अभी ठीक हो जाएगा। वो अली को लिए बाहर आया और डॉक्टर को कॉल की। डॉक्टर ने उसे कुछ ड्रग्स बताए थे जो उसने फ़ौरन मुलाजिम को बेचते मंगवाए थे। वो आधे घंटे बाद कमरे में आया तो सोए हुए अली को कट में लेटाकर अपनी बीवी की तरफ आया जो नटहाल सी बेड पर लेटी थी। अक्सा मेरी जान, कुछ नहीं हुआ, बस पेट दर्द था, देखो अब कैसे मज़े से सो रहा है। वो उसे अपने हसार में लेते बोला। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था साथ कि क्या करूं। आपको भी परेशान कर दिया, सॉरी, वो शर्मिंदा होते बोली। इसमें सॉरी करने वाली क्या बात है मेरी जान? मुझे नहीं बुलाओगी तो किसे बुलाओगी फिर? वो हम दोनों का बेटा है, जितनी जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे संभालने की इतनी उतनी मेरी भी है। बच्चे हैं और बच्चे तो तंग करते हैं ना, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि बच्चे की मामा भी साथ ही रोने लग जाए। वो उसका माथा चूमते बोला तो वो मज़ीद उसके सीने में घुसती आंखें मौंद गई। मैं भी बच्ची ही हूँ और मुझे रोना भी आता है, और आप अगर हम दोनों को चुप करवाएंगे हमेशा जैसे आज करवाया, बस बात ख़त्म। उसकी बात सुनकर साथ मुस्कुरा दिया। ओके, जैसे मेरी जान का हुक्म, लेकिन मैं इतनी दूर से इतनी रश ड्राइविंग करके घर पहुँचा हूँ तो बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। क्या क्या है वो जो आपको चाहिए? वो उसके सीने पर थोड़ी टिकाई उसकी आंखों में देखते बोली तो साद ने झट से उसके होंठों को अपने कब्ज़े में लिया, जबकि वो बेचारी इस अचानक हमले से बुकला गई। जब जब वो उसकी सांसें आज़ाद करता पीछे हुआ तो अक्सा ने अपना सुर्ख चेहरा उसके सीने में छुपाया। मुझे ये चाहिए था, कैसी बीवी हो यार, अभी तक अपने मासूम और शरीफ शोर की ख्वाहिशात, उसकी मर्ज़ी, उसकी खुशी के बारे में जान ही नहीं पाई। वो मुंह बसोरते बोला तो उसने घूर कर अपने इस मासूम और शरीफ को देखा। आप अगर मासूम है तो मैं महा मासूम हूँ जो आपको और आपके बेटे दोनों को जेलती हूँ। हाँ, तो तुम्हारा फ़र्ज़ है मुझे झेलना, मेरे कुर्बतों को बर्दाश्त करना, मेरी शिद्दतों को सहना। तुम कोई अनोखा काम तो नहीं करती, दुनिया में हर बीवी ये काम करती है। वो कंधे अचकाते उससे लिए वहीं बेड पर लेट गया। लेकिन सबके शोर आपके जैसे भी नहीं होते। मेरे जैसे मतलब? आपके जैसे रोमांटिक और नींदें बर्बाद करने वाले, कभी भी कहीं भी फ्री हो जाने वाले। अच्छा जी, तो हम पर इतना बड़ा इल्ज़ाम, तो क्यों ना इस इल्ज़ाम को सच कर दें। वो उसे बेड पर लिटाते खुद उस पर साया फिगन हुआ तो अक्सा को अपनी जान के लाले पड़ गए। देखिए साथ, मुझसे दूर रहे, मैं बता रही हूँ, अच्छा नहीं होगा। वो उसे धमकाते हुए बोली, हालांकि खुद की आवाज़ लड़खड़ा रही थी। अब तो नामुमकिन है मेरी जान, देखो हमारा बेटा भी कितना समझदार है, फ़ौरन सो गया उसकी ताकि उसके बाबा उसकी मामा से
बहुत सारा प्यार कर सके और जल्दी से उसकी सिस्टर को लाने की प्रोसेस शुरू कर सके। वो बेबाकी से बोलता उसे सुर्ख कर गया। नो साथ प्लीज़, वो रूहान सी होते बोली। यस मेरी जान, यस। उसकी एक ना सुनते वो उसे अपनी बाहों में कैद कर गया था, जबकि किसी तरह की मज़ाहमत काम न आने पर वो ख़ुद को उसके हवाले कर गई थी। वो फ्रेश होकर बाहर निकला तो सफ़ा अभी तक सो रही थी। शायद दवाइयों का असर था। वो हाथों से बाल पीछे करते उसके सराने आ बैठा, होंठ के करीब ज़ख़म। उसका दिल एक बार फिर चीर गया था। झुककर उस ज़ख़म पर अपने लबों से मरहम रखा, जबकि सफ़ा ने कसमसाते करवट बदली, जिससे उसकी शर्ट पीछे से ऊपर उठी तो माहिर की निगाह उसकी कमर के ज़ख्मों पर पड़ी। इतने बड़े ज़ख़म देखकर वो चौंक गया था। इस बारे में तो सफ़ा ने बताया ही नहीं था। झटके से उसने पूरी कमीज़ ऊपर उठा दी थी, जिसकी वजह से सफ़ा की भी आंख खुल गई थी। माहिर क्या कर रहे हैं? वो बुकलाकर उठने लगी जब माहिर ने उसे उल्टा लेटा दिया। ये सब क्या है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया इन ज़ख्मों के बारे में? रात को सोई कैसे होगी? तुम पागल हो क्या? मुझसे क्यों छुपाया? उसकी तेज़ आवाज़ सुनकर सफ़ा ने आंखें मैंच लिए। इसीलिए वो उसे कमर के ज़ख्म नहीं दिखा रही थी। जानती थी वो बेकाबू हो जाता, और वो ये भी जानती थी कि उसने फैसल के साथ क्या किया था। माहिर मैं ठीक हूँ, ये ज़ख़म। चुप, एकदम चुप। वो उसकी बात काटते बोला। उस शख्स ने तुम्हें इतना मारा और तुमने हमें बताया भी नहीं क्यों? माहिर रिलैक्स, मैं ठीक हूँ, वो उठते बोली, जबकि माहिर सुर्ख आंखें लिए उसे देख रहा था। रगें तन गई थी उसकी। माहिर आपने अपना बदला ले लिया ना, बस बात ख़त्म, रिलैक्स हो जाएं प्लीज़। उसका चेहरा हाथों में लेते प्यार से बोली, जबकि वो बिना उसे कोई जवाब दिए फार्सेडेड बॉक्स उठा लाया। ठीक होकर बैठो। वो उसके पीछे जा बैठा और कमीज़ ऊपर हटाई। सफ़ा बिना कुछ कहे वो करती गई जो वो कहता गया। उसके ज़ख्मों पर ट्यूब लगाते वो बमशक्ल ज़ब्त किए बैठा था, क्योंकि कहीं कहीं से चमड़ा भी उतरा हुआ था। वो तो उसके होंठ के मामूली से ज़ख़म पर मर गया था, और यहाँ तो वो पूरी पूरी ज़ख्मी हुई पड़ी थी। वो दवा लगाकर वहाँ से उठा और बाथरूम चला गया। अभी उसे गए 2 मिनट ही हुए थे जब सफ़ा को शीशा टूटने की आवाज़ आई। वो भागकर बाथरूम की तरफ गई, जहाँ वो अपना लहूलुहान हाथ बेसन पर टिकाए लंबी लंबी सांसें ले रहा था। माहिर पागल हो गए हैं आप? क्या कर दिया है ये? वो उसका हाथ अपने हाथ में लेते बोली तो उसने झटके से हाथ वापस खींचा। उस खबीस इंसान ने तुम्हें इतनी तकलीफ़ दी, उसे कब्र से निकाल कर दोबारा मारूंगा मैं। उससे पहले कि वो बाहर निकलता सफ़ा ने मुश्किल से उसे रोका। इसीलिए नहीं बता रही थी आपको इसीलिए नहीं बता रही थी आपको, मुझे पता था आप उस मरे हुए को भी नहीं छोड़ेंगे। माहिर मैं हूँ, प्लीज़ रिलैक्स हो जाएं। जब आप मेरे साथ हैं, मेरे पास हैं, तो मुझे कोई दर्द कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं ठीक हूँ। सफ़ा मेरा दिमाग माफ़ हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी नसें फट जाएगी, मेरा दिल फट जाएगा। तुम्हारे वो ज़ख़म देखकर मेरी आंखें जल रही हैं। मेरा दिल चाह रहा है पूरी दुनिया को आग लगा दूँ। वो गुस्से से अपना ज़ख्मी हाथ सामने दीवार पर मारते बोला तो सफ़ा ने झट से उसे सीने से लगाया। वो बार बार अपना हाथ दीवार पर मारे जा रहा था और सफ़ा उसे बमशक्ल बेड तक लाई थी, लेकिन वो बार बार उसके काबू से बाहर हो रहा था। इससे पहले कि वो बेकाबू होता, सफ़ा ने झट से अपने होंठ उसके होंठों से मिला दिए। होंठों का लम्स मिलना था कि वो एकदम साकन हो गया था। पड़पड़ाता वजूद एकदम से पुरसकून हुआ था, जैसे एक सुकून, एक सुरूर सा उतरा था उसकी रग में। इससे पहले कि सफ़ा पीछे हटती, माहिर ने अपने दोनों हाथ उसके गिर्द बांधे आंखें बंद करते उसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लिया था। सफ़ा एक हाथ उसकी गर्दन के गिर्द लपेटते दूसरे हाथ से उसके बाल सहला रही थी, जबकि वो उसकी सांसों को खुद में कैद किए दुनिया का होश ही भुला चुका था। वो बैल्कोनी में रखे सोफे पर लेटा फ़ोन यूज़ कर रहा था और साथ ही साथ अपनी बीवी का भी वेट कर रहा था, जो न जाने कहाँ रह गई थी, जो अभी तक कमरे में नहीं आई थी। आखिर तरस खाते वो 1 घंटे बाद कमरे में आ ही गई थी। खाली कमरा देखते वो बैल्कोनी में आई, जहाँ वो लेटा हुआ था, जबकि फ़ोन अब टेबल पर पड़ा था।
मिल गया टाइम कमरे में आने का, वो मुंह बनाते बोला तो वो मुस्कुराहट दबाती अपनी शाल उतारती उसके करीब आई, जबकि वो नाराज़गी से चेहरा मोड़े लेटा हुआ था। वो उसके साथ आकर लेटती, अपनी शाल दोनों पर फैलाती उसे देखने लगी, जो आसमान पर न जाने क्या ढूंढ रहा था। मैं तो यहाँ हूँ तो फिर वहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? वो मन का चेहरा अपनी तरफ मोड़ते बोली। कब से वेट कर रहा था अपने चांद के आने का। अब अगर उसे ही मेरा ख्याल नहीं तो फिर आसमान पर खड़े इस चांद को ही देखूंगा ना। उसकी बात सुनते वो मुस्कुरा दी। सब नीचे बैठे बातें कर रहे थे, इसीलिए टाइम का पता नहीं चला। मैं तो फिर भी जल्दी आ गई, जबकि बाकी सब अभी भी बैठे गप्पे लगा रही हैं। आपकी फ़िक्र थी तो जल्दी आ गई। अब मूड ठीक करे अपना। वो उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते बोली। यार ना करवाया करो ना इतना वेट, जानती भी हो तुम्हारे बगैर नींद नहीं आती, फिर भी सताती हो। वो करवट लेता, उसके गिर्द बाजू डाले उसे सीने में पहुँचते बोला तो लम्स ने भी अपने बाजू उसके गिर्द बांधते उसकी तोड़ी चूम ली। आइंदा वेट नहीं करवाऊंगी, पक्का? वो उसकी आंखों में आंखें डाले बोला तो लम्स को उसकी आंखों का खुमार साफ दिखा। पक्का? वो उसकी सांसें अपने चेहरे पर महसूस करते बोली तो मन ने करवट लेते उसे सोफे पर लेटाया और ख़ुद उस पर झुक आया। सर्दी के दिन चांदनी रात और बाहों में मनपसंद इंसान, तो वो क्यों ना भीगता। इससे पहले कि वो कुछ कहती वो उसकी बोलती बंद कर गया था।